नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से समय नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरी फैमिली दिल्ली में है, तो वो परिवार यहाँ आया है तो उनके साथ कुछ टाइम बिताना पड़ता है, तो वीडियो वगैरह बनाने के लिए। और छोटी नाती ने मेरी, वो तो काम करने देगी नहीं, ये तो आपको पता ही है। तो इससे समय निकाल कर कुछ करना चाहता हूँ। और 2 दिन पहले की बात है कि पूरी फैमिली आई तो पीछे पड़ गए कि चलो थिएटर में जाकर धुरंधर देखते हैं। यानी धुरंधर 2, अभी जो उसका अगला पार्ट आया है, धुरंधर 2, द रिवेंज वगैरह, बदला। पहला धुरंधर तो मैंने थिएटर में नहीं देखा है, वो टीवी पर घर में बैठे हुए नेटफ्लिक्स पर आने के बाद देखा। हाँ, एक बात है, जब ये फिल्म आई थी उस वक्त मैंने अपने चैनल पर और बहुत सारे मेरे हिंदी दोस्त हैं उनके चैनल पर धुरंधर के बारे में वीडियो किए थे। और अजीब बात ये थी कि 6-7 वीडियो धुरंधर के बारे में मेरे या मेरे दोस्तों के साथ मैंने किए थे, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाते वक्त या उसके पहले धुरंधर फिल्म नहीं देखी थी। लेकिन धुरंधर ने जो माहौल खड़ा कर दिया हमारे देश में, दुनिया में, मैंने उस पर बात की थी। तो उसके बाद टीवी पर देख ली, नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ होता है उसमें। और कल जब दोबारा दूसरा हिस्सा उसका आया, वो देखने के लिए थिएटर में गया, तो जो जेब में से पैसा खर्चा करके, इतने ज्यादा पैसे खर्च करके ऐसी फिल्म देखने के लिए भीड़ करते, उन लोगों का जो बर्ताव था, एटीट्यूड था, वो भी देख रहा था। ये मेरी आदत है कि मैं सामने जो जो चीज दिखती है वो समझना चाहता हूँ, उसका एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो बहुत दिनों से धुरंधर के बाद हमारे देश में क्या बदला है, ये मैं सोचता रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो धुरंधर देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक फिल्म, उसका जनमानस पर होने वाला प्रभाव, उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ऐसी क्या बात है? हाँ, एक बात बोली जाती है कि बॉलीवुड आज तक जो सेक्युलर था, वो सेक्युलर और लिबरल बॉलीवुड को इस धुरंधर फिल्म ने पूरा मट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। हिंदुत्व को अपमानित करने वाली फिल्में आती थी, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। इस फिल्म का मकसद क्या है? वैसे तो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, यही तो मकसद होता है। लेकिन हर फिल्म में बनाने वाले में, उसमें पैसा लगाने वाले में कुछ ना कुछ तो मकसद होता है। पैसा तो कमाना होता है, लेकिन उसके पीछे भी एक मकसद होता है। अगर आज तक की जो फिल्में, सलीम जावेद हो या अलग अलग फिल्म निर्माता हो, अलग अलग हीरो हो, उनकी आई हुई फिल्में, उस पर जो जनमानस बना, ये पूरा देखने के बाद, और आज जो कल तक के बड़े बड़े हीरो हुआ करते थे, कलाकार माने जाते थे, सेक्युलर माने जाते थे, उनकी खिसकी हुई जमीन के बाद उनकी जो रिएक्शन आ रही है, उनका जो प्रतिसाद आ रहा है, वो देख के मुझे लगा कि इस फिल्म का कोई बदलाव आ रहा है, तो उसके बारे में फिल्म को आधार लेकर कुछ पोस्टमार्टम होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो फिल्म के बाद मेरे दिमाग में आ गई, जो थिएटर में जाकर देखी। लेकिन उसके 4 दिन पहले मैं और एक प्रोग्राम में बिजी था। हमारे जयपुर डायलॉग का एक दिन का एक समिट मुंबई में हो गया, कोकण समिट, जयपुर डायलॉग का। उसमें 4-5 चर्चा सत्र हुआ करते हैं, डिबेट होते हैं। तो उसमें भी धुरंधर था, धुरंधर ने क्या बदला है। उसके पहले हिंदुत्व में, फिर मोदी सरकार पर अलग अलग चर्चा हुई थी। तो जिस सत्र में मैं था, उसमें आनंद रंगनाथन, जो आप हमेशा टीवी पर देखते हो, वो भी थे।
और वो मोदी सरकार से नाराज है। उन्हीं जयपुर डायलॉग के उस मंच से मोदी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी है उसका आविष्कार कर दिया। 2-3 दशकों से हिंदुओं पर अपने ही देश में अगर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसके बाद पिछले 10-12 साल में अगर मोदी सरकार आई है, जो खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी मानती है, ऐसी पार्टी की सरकार आई है, उसके बावजूद हिंदुओं पर होने वाला अन्याय और दीगर हिंदुओं को मिलने वाली सहूलियत सहूलियत इस पर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने वैलिड पॉइंट खड़े किए कि ये कानून बना, वो नहीं बना, ये कानून हिंदुओं पर अन्याय करने वाला है। अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसके बाद मुझे बोलने को कहा गया। तो आनंद रंगनाथन ने एक बढ़िया बात की। उन्होंने उन्होंने जो सामने सुनने को बैठे हुए प्रेक्षक थे, श्रोता थे, उनसे ही सवाल किया कि आप बोलिए, मैं अपनी बात करने से बजाय मैं सवाल पूछता हूं, आप हाथ उठाकर जवाब दीजिए कि ब्रिटिशों के जमाने में जो कानून बनते थे वो हिंदुओं पर अन्याय करने वाले थे कि नहीं? बिल्कुल थे। मैं भी हाथ उठा सकता हूँ, कोई गलत तो नहीं कहा, फैक्चुअली करेक्ट है। फिर कांग्रेस की सरकार आई, हमारे सर पर सेक्युलरिज्म का बोझ लादा गया, हम वो भी सहते आए। हिंदुओं पर अन्याय हो तो तकरार भी नहीं करनी है, और दीगर मुस्लिम, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उनके बारे में थोड़ी इधर उधर की बात हो गई तो बवाल खड़ा कर दिया जाता है, उसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। तो उस सेक्युलरिज्म को संभालने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए जो प्रैक्टिकली अपनी मातृभूमि होने के बावजूद हिंदुओं पर अन्याय करने वाले थे। नुपुर शर्मा जैसी एक बीजेपी की महिला नेता, उसने कुछ सच्ची बात कही जो इस्लामिक कल्चर में, हदीस में है, फिर भी उसको धमकियां दी गई। ना सरकार ने उसको संरक्षण दिया, उसको कोर्ट ने माफी मांगने को बोला। अब ये तो इनजस्टिस कोर्ट में भी हुआ। तो आनंद रंगनाथन ने कुछ गलत बात नहीं कही कि हिंदुत्व की सरकार आने के बावजूद अगर हिंदुओं के खिलाफ ही कानून बनते होंगे और हिंदुओं को संरक्षण नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो ऐसे सरकार की जरूरत क्या है? तो कांग्रेस ने वही किया जो मोदी सरकार वही कर रही है। तो जो जो सवाल पूछे गए लोग हाथ उठाते गए, और लोग भी गलत नहीं थे, ना आनंद रंगनाथन गलत थे। तो जब उनके बाद मेरी बारी आ गई, मुझे बोला गया कि क्या आनंद रंगनाथन ने जो पक्ष प्रस्तुत किया है क्या गलत है, फैक्चुअली गलत है, वास्तविकता क्या है? तो मैंने कबूल किया कि बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। आनंद रंगनाथन ने जो कहा वो फैक्चुअली करेक्ट है। तो हिंदुओं के ही देश में, अपनी ही जन्मभूमि, मातृभूमि में अन्याय हो रहा है और सरकार उसके बारे में कुछ नहीं करेगी। हिंदुओं के वोट लेने वाली सरकार, हिंदू वोट बैंक होकर उसके आधार पर जिसने सत्ता हासिल की है, ऐसी बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार हिंदुओं के लिए क्या कर रही है? लेकिन एक बात मैंने मान ली कि भाई आनंद रंगनाथन जो कह रहे हो वो फैक्चुअली करेक्ट है। तो बीजेपी की सरकार, हिंदुओं की सरकार, हिंदुत्व वोट बैंक की सरकार हमको जस्टिस क्यों नहीं दे पा रही है? तो फैक्चुअली करेक्ट था। लेकिन उसी वक्त मैंने लोगों को पूछा, आप में से कितने लोग हैं कर्नल पुरोहित को और प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उठाकर किसी टेररिज्म की कार्रवाई के नाम पर जेल में रखा गया, 8 साल से जेल में रखा गया। हम में से कितने लोग साध्वी के लिए या कर्नल के लिए कोर्ट के बाहर काला झंडा लेकर खड़े हो गए थे? क्यों नहीं हुए थे?
अगर उमर खालिद को या शारजील इमाम को इसी कानून के तहत बिना जमानत के जेल में डाला जाता है और उसको जमानत नहीं मिलती, तो उसके लिए चिल्लाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो सेक्युलर होते, मुस्लिम होते, उनकी वकालत के लिए पैसा इकट्ठा करके मदद करने वाले लोग होते हैं। हम में से कितने होते हैं किसी 5 स्टार होटल के एक हॉल में बैठकर हाथ उठाना बिल्कुल आसान बात है। चुनाव में वोटिंग सेंटर पर जाकर एक बटन दबाना बिल्कुल आसान बात है, लेकिन इससे जो काम हम करते हैं उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जस्टिस के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हमने वो एक वोट दिया है मोदी को, हमने वो वोट दिया है बीजेपी को, तो उन्होंने किया करना चाहिए, हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। क्या वही बात हम शारजिल इमाम या उमर खालिद के लिए देखते नहीं? उसका समर्थन करने वाले जो मुस्लिम हो गए, सेकुलर हो गए, वो मैदान में उतर आते हैं। उसी वक्त हमारे मंच पर एक्स मुस्लिम साहिल बैठे थे। ये साहिल जिन्होंने इस्लाम को क्रिटिसाइज किया, इस्लाम की आलोचना की है, ये देश उनका भी है, लेकिन उनको डरकर जीना पड़ता है। नुपुर शर्मा को डरकर जीना पड़ा। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इस्लाम की आलोचना करने के बाद आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे सकती, लेकिन आप पर हमला करने वाला कौन है? आप पर हमला कानून सरकार नहीं करती। आप पर हमला करने वाले आम कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुस्लिम होते हैं। राजस्थान में किसी कन्हैया लाल नाम के इस टेलर को मारने वाला कौन था? एक ऑर्डिनरी मुस्लिम था। उसने वहां पड़ी हुई कैंची भोग दी उसके पेट में, छाती में। या अकोला में किसी केमिस्ट ने नुपुर शर्मा का फोटो अपने स्टेटस पर रखा, तो उसको भोगने वाला कौन था? कोई मौलाना नहीं था। अपनी धर्म के लिए कोई भी केस हो, कोई भी गुनाह हो, करने के लिए तैयार है, वो कर्मठ है, वो एक्शन लेता है खुद। क्या हिंदुओं को लगता है कि हमारे हिंदू होने पर हमको इनजस्टिस सहना पड़ता है, अन्याय सहन करना पड़ता है? तो क्या हम एक्शन लेंगे? हम नहीं एक्शन लेंगे। उत्तम नगर में दिल्ली के कुछ हो गया तो बवाल खड़ा हो गया, उस पर भी सरकार ने एक्शन नहीं ली। लेकिन बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने तय किया कि अगर हमारे होली पर एक मर्डर हो सकती है और कानून उसको नहीं रोकेगा, तो हम ईद के दिन मस्जिद के सामने उसी एरिया में होली मनाएंगे, देखते हैं कौन सा कानून हमें रोकता है। और हजारों हजारों की तादाद में उत्तम नगर में अगर हिंदू इकट्ठा हुए तो उनको भी सरकार ने नहीं रोका। तो क्यों नहीं रोका? उत्तम नगर में हजारों हिंदू इकट्ठा हो गए, एक तरुण नाम के मर्डर लड़के की मर्डर हो गई थी, उसके खिलाफ इकट्ठा हो गए, तो उससे एक दबाव बनता है। वो क्या दबाव हम बनाएंगे? इसके लिए पार्टियां नहीं होती। वक्त कानून आ गया 2024 के चुनाव के बाद, वक्त सुधारना कानून आ गया, पार्लियामेंट में विधेयक आ गया, बिल आ गया, तो उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे के घर पर कुछ 500 मुस्लिमों ने मोर्चा निकाला था। किसी पार्टी ने नहीं किया था। ऑर्डिनरी मुस्लिम लोग उद्धव ठाकरे को गद्दार कहने कलानगर तक पहुंच गए। अगर वो आम मुस्लिम उठकर उसको जो इनजस्टिस लगता है उसके लिए रास्ते पर उतर सकता है, तो कितने हिंदू उतरेंगे? किसी एसी हॉल में बैठकर हाथ उठाना आसान बात होती है, लेकिन जिस बात के लिए हाथ उठाकर वोट दे रहे हो, वही हाथ प्रतिकार के लिए उठेगा कि नहीं, ये सवाल मैंने पूछा।
और इसलिए मुझे लगा कि धुरंधर का पोस्टमार्टम होना जरूरी है। और वो पोस्टमार्टम क्या है? क्या जब लड़ने का समय आता है तब हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम अपने हाथ नीचे रखेंगे, हमारा चेहरा नीचे रखेंगे, मुंह नीचे झुकाएंगे, लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे। लड़ने के लिए मोदी है, और मोदी को हमने वोट दिया है, तो लड़ना मोदी को है, हमें लड़ना नहीं है। इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी छोड़ देना, इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जब हम अपने नहीं लड़ेंगे, अपने लिए अगर नहीं लड़ेंगे, तो दूसरा कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। जब उत्तम नगर में हजारों की तादाद में हिंदू रास्ते पर उतरे, तो वहां गड़बड़ ना हो इसके लिए कानून को बंदोबस्त रखना पड़ा। कानून डंडा होता है, कानून बंदूक होती है, बंदूक चलाने वाला हाथ जब तक एक्टिव नहीं होगा, हिंदू अगर एक्टिव नहीं होगा, तो बाकी कोई कानून, कोई गवर्नमेंट आपको कोई मदद नहीं करेगी। और शायद वही जागृति अगर धुरंधर फिल्म से आ रही है, तो उसको अलग तरीके से समझना जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि धुरंधर का पोस्टमार्टम होना जरूरी है। धुरंधर फिल्म मनोरंजन नहीं है, उसके पीछे मैं मानता हूं कि एक मकसद है। पूरी लिबरल गैंग, पूरी सेक्युलर गैंग, कलाकारों से लेकर पत्रकारों तक, बुद्धिजीवी तक एक आरोप कर रही है, ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। और हमारे हिंदुत्ववादी विचलित हो गए, ये कैसे, ये तो फैक्ट है, इसमें क्या प्रोपेगेंडा है? मैं मानता हूं ये प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल धुरंधर प्रोपेगेंडा है। और वो प्रोपेगेंडा होना भी चाहिए। अगर सेक्युलर विचारधारा, लिबरल विचारधारा, इस्लाम विचारधारा हमारे सर पर थोपी जा रही है, और इसके लिए पिछले 50, 60, 70 सालों से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, कला से, साहित्य से, मीडिया से, पॉलिटिक्स से, तो उस प्रोपेगेंडा को काटने के लिए प्रोपेगेंडा को ही हथियार बनाना पड़ेगा। जैसे हिंदी में कहा जाता है ना, लोहे को लोहा काटता है। तो अगर हिंदुओं के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलता है उसको काटना है, तो प्रोपेगेंडा ही लाना पड़ेगा। वो फिल्मों में होगा, वो मीडिया में होगा, वो पॉलिटिक्स में होगा, वो हर जगह होगा, कल्चर में होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि धुरंधर एक तरीके से प्रोपेगेंडा है, उसके पीछे एक मकसद है, हिंदुओं का जागरण करना, हिंदुओं को एक्टिवेट करना, हिंदुओं का पुरुषार्थ जगाना, हिंदुओं को अपने हित के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार करना। ये मुझे लगता है धुरंधर का मकसद है, और वो मकसद भी समझाना पड़ेगा। ठीक है, हम हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, दुनिया भर से बहुत सारे हिंदू अगर वो फिल्म देख रहे हैं, तो एक तरीके से आदित्य राज धर जैसे डायरेक्टर हो, रणवीर सिंह जैसे एक्टर हो, उनकी हिम्मत हम बढ़ा रहे हैं, तो इतना भी हमारे लिए बहुत सारा होता है। और इसलिए जाते जाते एक रेफरेंस दे दूंगा आपको। धुरंधर फिल्म शुरू होती है, पहली धुरंधर फिल्म है, जिसमें हमारा हवाई जहाज कंदाहार अपहरण करके लेके गए गए थे। तो वहां जो अजीत डोभाल है या अजय सन्याल है, वो पैसेंजर को जाके बोलते हैं कि आपको हम सुरक्षित वापस ले जाएंगे, भारत माता की। तो कोई हाथ उठाकर जय नहीं बोलता। फर्क वो है, कोकण समिट में एसी हॉल में बैठ के हाथ उठाना आसान होता है, लेकिन जब लड़ने का समय था, उन टेररिस्ट के सामने हमारा एक अधिकारी भारत माता की जय बोल रहा है, उसको जय बोल के साथ देने में भी हम पीछे हटे थे। वो जो सोया हुआ हिंदुत्व का पुरुषार्थ है, उसको जगाने का ही मकसद लेकर धुरंधर आई है। इसलिए इस फिल्म की अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालना मुझे जरूरी लगता है। और इसलिए
अगले कुछ दिनों में मैं धुरंधर फिल्म के रेफरेंस से अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जो हिंदुत्व का पुरुषार्थ जगाने में क्या एजेंडा लेकर आया है, प्रोपोगंडा लेकर आया है। दोस्तों अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।